इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे थे। मैंने कहा था सेल्फ इंडक्शन के बारे में मैंने पढ़ाया था। अब बेटा देखो, सेल्फ इंडक्शन सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन में मैंने तुमसे कल कहा था कि जहां पर सेल्फ इंडक्शन को हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वो सेल्फ इंडक्शन को हम लोग स्मॉल वो कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन मैंने कहा था वैसे तो एल बराबर होता है फाई अपॉन आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो फार्मूला हो जाता है मेरा n फाई अपॉन आई, n फाई अपॉन आई। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, तुम लोग विश्वास मानो, मैं तुम्हें सही बताऊं, ऐसा है देखो, जैसे इस प्रेजेंट टाइम में अभी मैंने मॉडर्न नहीं पढ़ाई है, ऑप्टिक्स लगभग खत्म मैंने इस साल में। वैसे तो मैं एक एक चीज़, जैसे अभी मैं मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो मैग्नेटिज्म एक साल में 5-6 बैच होते हैं, तो 5-6 बैच में खत्म हो जाता है, 5-6 बार चला जाता है। ठीक है, तो सब चीज़ें याद होती चली जाती हैं, फिर अपन पढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, फिर नए सिरे से स्टार्ट होता है ना, तो फिर पुराना, तो पुराना मुझे हल्का हल्का लगता है, मुझे लगता है टीचरों को, मुझे लगता है कि मैं हल्का हल्का भूल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ रिवाइज जहाँ तक नहीं करते हो वहाँ तक चीज़ें हल्की हल्की लोग भूलने लगते हैं। तो आप लोगों में भी यही दिक्कत है। ठीक है, हम लोग क्या है, हनुमान जी थे, जो हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में बताया गया था कि तुम में इतनी शक्तियां हैं, तुमने सूर्य को खा लिया था। ठीक है, तुमने पर्वत उठा लिया था। ठीक है, तो उन्हें याद आता है, अरे मेरे अंदर तो इतनी शक्तियां हैं। फिर वो उठा के इस तरफ से जाते हैं और लंका कूद के, मतलब रामेश्वरम से कूद के लंका पहुंच जाते हैं। ठीक है, छलांग लगाते हैं। उसी हिसाब से तुम लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता है। ठीक है, कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें बस इतनी पता है कि रील्स कैसे देखी जाएंगी, इंस्टाग्राम कैसे चला जाएगा, है ना, ये चीजें तुमको लोगों को पता है। इसमें तुम्हें सामर्थ्य पता है, हाँ मैं 12 घंटे देख सकता हूँ। ठीक है, सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करो तभी, क्योंकि दुनिया में पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं। तो बेटा मैंने सेल्फ इंडक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्लास चलेगी धीरे धीरे, आज मैंने सेल्फ इंडक्शन के बारे में तुम्हें बताया था। तो सेल्फ इंडक्शन में मेरा क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटे 2r। ठीक है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटे 2r, जहां जो फाई होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, B इंटू एस हो जाता है। सर जो फार्मूला होता था फाई भी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2r, ये था। यहां पर बस देखो, सेल्फ इंडक्शन में तुम्हें इतना याद रखना है, सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, आज की जो क्लास में पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, उससे 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन नीट में तुम्हें रखे मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। इसमें नीट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो n के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसका स्क्वायर होता है। L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। ठीक है, नीट ये पूछेगा कि L होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, n स्क्वायर के होता है। ठीक है, ये बात मैंने कल करी थी। इसकी बात हो गई थी क्या, सोलेनॉइड की? मैंने एक ग्रुप में भी डाल दिया थी PDF, जिससे कि आप लोग लिख लो। ठीक है, हाँ, तो सोलेनॉइड में भी देखो, इस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, n स्क्वायर के। S क्या है तुम्हारा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, चलो एनर्जी स्टोर, हाँ मैंने एनर्जी स्टोर के बारे में बताया था कल। मैंने कहा था एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला होगा किसी भी कॉइल, किसी भी इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/2 Li स्क्वायर। U बराबर 1/2 L क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है, यूनिट होता है, वो क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। I क्या हो गया, I हो गया तुम्हारा करंट, I क्या हो गया, करंट। और मैंने कहा था अगर एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो फार्मूला हो जाता है 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, जहां म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7। ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसका ये फार्मूला हो जाता है। अच्छा
एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचे हम लोग, सर मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास में दो कॉइल हैं और दोनों क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। मेरे पास में दो कॉइल हैं जिसका L1 कितना है 5 मिली हेनरी, L2 कितना है 1 मिली हेनरी। तुमसे कहा गया है द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड एट सेम कांस्टेंट रेट एट ए सर्टेन इंस्टेंट द पावर सप्लाई। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया बेटा दोनों के अंदर di ओवर dt भी क्या है, सेम है। सेम का मतलब है कांस्टेंट, और ऊपर से कहा गया पावर भी कैसी है बेटा, कांस्टेंट। सबसे पहले तुमसे रेशियो पूछा गया किसका, इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड। अब सर देखो, सर मुझे बताओ अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है, बी तो होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू। लेकिन अगर मेरे पास में कोई भी क्या है, मेरे पास में कोई इंडक्टर है तो उसके लिए जो वोल्टेज का फार्मूला होता है ई बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं ई, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि ई बराबर माइनस एल डी आई ओवर, ये होता है। तुमसे इसका रेशियो पूछा गया, रेशियो। अगर देखो मैं रेशियो की बात करूं तो यहां करूंगा E1 और यहां करूंगा E2, यहां माइनस L1 DI ओवर DT, दूसरी तरफ L2 DI ओवर, बेटा देखो DI ओवर DT इसमें क्या कहा गया है, सेम है, सेम है तो ये दोनों गायब हो गए, माइनस से माइनस, तो L1 बटे L1 क्या है 5, L2 क्या है 1, तो रेशियो कितना आया 5 रेशियो 1, पहले का हो गया। दूसरे में कहा गया बेटा करंट। मुझे बताओ करंट को अगर मैं लिखूं सर करंट कैसे सेम हो, करंट कितना होगा, तो सेकेंड, तुम्हें पता है सर। अच्छा पावर दोनों में क्या है, सेम। पावर का फार्मूला क्या होता है बेटा, जितना पहले में उतना दूसरे में, P बराबर होता है BI, क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा EI, E1 I1 और यहाँ E2 I2, ठीक है। तो अगर मैं यहां से I1 बटे I2 लूंगा, I1 बटे I2 लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा E2 बटे E1। देखो सर E1 बटे E2 क्या आया था 5 बटे, तो E2 बटे E1 क्या आ जाएगा, तो I1 I2 का रेशियो क्या हो गया 1 बटे 5। उसके बाद में कहा है एनर्जी स्टोर्ड। सर इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी और इसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, तो सर एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है U1 बटे U2 कर दो, ठीक है, क्या होता है 1 बटे 2 L1 I1 स्क्वायर, 1 बटे 2 L2 I2 स्क्वायर, 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कट गया। सर इसको अगर मैं लिखूं तो L1 बटे L2 I1 बटे I2 का होल स्क्वायर। सर L1 बटे L2 क्या है, L1 बटे L2 सर L1 कितना है 5, L2 कितना है 1 और I1 बटे I2 क्या है 1 बटे 5, तो 1 बटे 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया 5 बटे 1 गुणा 1 बटे 25, आंसर क्या आया फिर से 1 बटे। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो 1 बटे 5, करंट का रेशियो 1 बटे 5, लेकिन इंड्यूस्ड वोल्टेज का रेशियो 5 बटे 1, 5 बटे 1। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा। तुमसे नीट में अगर पूछेगा तो तुमसे नीट में सिर्फ एक चीज पूछेगा, सारी चीज नहीं पूछने को मांगेगा, तुमसे सिर्फ एक चीज पूछेगा नीट में, या तो तुमसे इंड्यूस्ड वोल्टेज पूछ लेगा, या फिर उतारो, या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज पूछ लेगा, या इंड्यूस्ड करंट पूछ लेगा, या फिर एनर्जी स्टोर्ड पूछ लेगा कि बताओ एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, या तो ये पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ये रहेगा।
तो उसके लिए ये है हम लोगों को, जैसे फार्मूलाज याद होंगे, अगर फार्मूला याद है तब तो बेनिफिट है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं हो पाए। सबसे पहले मुझे बताओ, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताए कल की बात, सर जो सेल्फ इंजेक्शन होता है, सेल्फ इंजेक्शन का क्या काम होता है? सेल्फ इंजेक्शन का काम सबसे पहले तो ये है, इंजेक्टर का काम होता है एनर्जी स्टोर करने का। दूसरा, ये करंट को क्या करता है? अपोज करता है। मैंने कल किसका एग्जांपल बताया था? मैंने कहा था दारूबाज इंसान, ठीक है, पहले जब आदमी दारू पीना स्टार्ट करता है अपन नहीं पिएगा नहीं पिएगा, ठीक है, और जब एक बार पी लेता है फिर कहता है अब अपन इसे छोड़ेगा नहीं, ये भागने को कैसे मांगता है ना, कैसे भाग जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज होती है, ये इंडक्टर के अंदर होता है। मौसम सही हो रहा है, सुबह सुबह ठंडी रहती है, दोपहर में गर्मी रहती है, फिर थोड़ी संध्या को ठंडी होती है, फिर सही हो जाता है ना। पढ़ाई स्टार्ट कर दो फटाफट। एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट, कितनी एनर्जी स्टोर होगी बता लिया? इंड्यूस्ड वोल्टेज का फार्मूला होता है L1 DI ओवर dt, ठीक है, माइनस L1 DI ओवर, और रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होता है? B इक्वल टू IR, B इक्वल टू IR, B इक्वल टू IR होता है, ठीक। बढ़े अगले, अगले बढ़े, बता लिया, ठीक है, सही। क्वेश्चन है कुछ? अब देखो बेटा, ये चीज देखो, देखो सबसे पहले अगर मैं सेल्फ इंडक्शन की बात करूं, मैंने रेजिस्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पता है सबको। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, यही तो होता है। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, अगर सीरीज में होते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन पैरेलल में होते हैं तो C1 प्लस C2। तो ये यहाँ पर जो ये कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स बिहेव करती हैं एज लाइक रेजिस्टेंस, जैसे मेरा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 कॉइल जोड़ दी, अगर तीनों कॉइल जोड़ूंगा, एक बात याद रखना, ये तीनों कॉइल कैसे बेटा? सीरीज में, सीरीज में होंगे तो सब में करंट क्या रहेगा? सेम। करंट सेम तो पोटेंशियल अलग अलग, पोटेंशियल अलग अलग। अगर इन तीनों को मिला के मैं एक बनाऊं तो इनका जो L इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? सीरीज में है तो सबको जोड़ दो, L1 प्लस L2 प्लस, और एक मिलके बन गई ये वाली कॉइल, एक बनके ये मिलेगी। जितनी भी कॉइल हैं, अगर कॉइल बेटा सीरीज में होंगी, अगर कॉइल किस में होंगी? सीरीज में, तो उनको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन अगर कॉइल्स मेरे पास में कैसे हो? पैरेलल में हो। कॉइल्स कैसे हो? पैरेलल में। देखो यहाँ पर ये सारी की सारी कॉइल्स मेरी कैसी हैं? पैरेलल में। पैरेलल में बेटा क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। क्या अलग अलग रहता है? करंट। तो यहाँ पर करंट देखो अलग अलग है, I1 I2 I3। यहाँ से करंट कितना गया? I, तीनों में अलग अलग, I1 I2 I3। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लूं, अगर मैं इसका L इक्विवेलेंट कहूं तो 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/, ये मेरा क्या हो जाएगा? L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट का फार्मूला 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। अगर ये कैसे हैं बेटा? पैरेलल में है। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है, कैपेसिटर जैसा कभी खत्म क्वेश्चन पूछ लिया था नीट ने, ठीक है, तो इसमें भी पूछ सकता है। बोलो ऐसे कह देगा कि मेरे पास में एक कॉइल है ये, एक कॉइल है ये, और एक कॉइल है ये। तुमसे पूछ लेगा अगर ये 2 हेनरी है, ये 4 हेनरी है, और ये भी 4 हेनरी है, तो बताओ ए और बी के बीच में
इक्विवेलेंट इंडक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इंडक्टर कितना होगा, ये दोनों कैसे हैं सर, पैरेलल में। कैसे हैं, अगर दो पैरेलल में हो तो एक बट्टे मत करते रहना, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से तुम्हें याद होता है, प्रैक्टिस करने से अगर दोनों सेम हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और वो 2 और 2 तो कैसे हो गए, सीरीज में, तो 2 और 2 क्या आ गया, 4। ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से। या तुम क्या करो सर, इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं, देखो अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं तो सर ऊपर 4 गुणा 4, नीचे 4 प्लस 16/8 कितना आ गया, 2, ठीक है। अब ये दो, इस दोनों को मिला के एक ये जोड़ दी दो की, ये 2 और ये 2 कैसे हैं, सीरीज में, तो कितना हो गया इक्विवेलेंट, 4 है जी। बात करने पड़ रही है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हो गया काम, समझ में आया। एक चीज और है, ठीक है, ये मैंने खाली ऐसे ही बता दिया तुम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में। इसमें तुमने बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस करे थे, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ ठीक है, एक बार बच्चों जरा सोचो, मैंने तुमको कुछ कंडीशन दी, ऐसे क्वेश्चन नहीं तो पूछे जा सकते हैं। मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, मान लो 2 ओम का। यहां पर मैंने एक बैटरी दी, बैटरी है मान लो 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है। और क्या ऐसे दूंगा क्वेश्चन, हाँ, और एक मैंने ऐसे दिया रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 2, 3, 5 ओम, 4 हेनरी, ठीक है। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन पे मैंने तुमसे कहा, जहां पर ही तुम्हें देखो, जहां जैसे तुम्हें ये दिख गया कि अरे सर जी ये इंडक्टर लगा हुआ है, तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज, बोले अपन तो होगा ही नहीं, खत्म, क्वेश्चन को करना ही नहीं, करने को नहीं मांगता, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले कहा गया, सबसे पहला ऑप्शन ये कहा गया तुमसे, करंट जस्ट, क्या लिख रहे हैं भैया जी, जैसे ही इस की को क्लोज्ड किया तुरंत करंट पूछा है, पहला चीज। या फिर करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम, करंट ये आई है, अब देखो करंट पूछा है पहले, तब पूछा है जैसे ही मैंने की को बंद किया उसी समय बताओ इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, पहला। दूसरा, बहुत लंबा समय हो गया, अब बताओ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो इसमें कुछ चीजें तुम लोग याद कर लेना। पहली चीज ये नोट करके लिखना, अगर की को जैसे ही बंद करते हैं, जैसे ही की को जैसे ही क्या करते हैं, बंद करते हैं, उस समय इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। जैसे ही तुम इसे बंद करोगे, तो ये जो इंडक्टर है वो काम ऐसे करेगा जैसे ये कैसा सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, यानी कि इसके अंदर से करंट नहीं जाएगा, लॉन्ग टाइम बाद
बाद, लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर ऐसे कार्य करता है जैसे क्या हो, जैसे बायर हो। लॉन्ग टाइम के बाद ऐसे कार्य करेगा जैसे ये क्या हो, बायर हो। ठीक है, जैसे बायर हो। अब मैं इस क्वेश्चन को बस, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, कुछ नहीं। देखो सबसे पहले उतार लिया। ठीक, अब एक बात सोचो, जैसे ही मैंने की को बंद किया, जैसे ही मैंने की को, ये किसकी तरह काम कर रहा है, खुले सर्किट की तरह। ऐसा खुला सर्किट है, ये है जरूर खुला, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। मुझे बताओ क्या इसमें करंट जाएगा? नहीं। अरे ओपन सर्किट में क्या कभी करंट फ्लो होता है? तो जो करंट जाएगा वो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, क्या उधर जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, उधर नहीं जाएगा। अगर उधर नहीं जाएगा तो उधर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब कोई मतलब नहीं। तो कुल रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 3 और 2 तो I बराबर 10 बटे I 10 है और R कितना है 5। कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर। ठीक है। अब लॉन्ग टाइम बाद, तो लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, जो ये मेरा इंडक्टर था ये किसकी तरह काम करता है, बायर की तरह। किसकी तरह काम करेगा, बायर। अगर बायर की तरह काम करेगा तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सर 5 गुणा 3 5 प्लस 15 बटे 8, 15 बटे। अब बेटा देखो इन दोनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस कितना रख दूं, 15 बटे 8। 15 बटे 8 और 2 कैसे हो जाएंगे, सीरीज। देखो इन दोनों को हटा के, इन दोनों को मान लो इधर वाले है ही नहीं, कितना हो गया 15 बटे 8 और 2, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो 15 बटे 8 प्लस 2 कितना आएगा, 8 दूनी 16, 31 बटे 8 कितना हो गया, यही तो आ आया। 31 बटे 8 आया तो अब करंट कितना फ्लो होगा, तो 10 और नीचे 31 और 8 कहां गया, ऊपर। आंसर क्या आया, 80 बटे 31 एम्पियर। फिर से समझो एक बात बेटा, सबसे पहला मैंने ऑप्शन क्या किया है, मैंने ऑप्शन कहा है जैसे ही इस की को बंद करता हूं, जैसे ही इस की को बंद करूंगा उसी समय क्या होगा, जैसे ही बंद करूंगा तो जो मेरे पास में यहां इंडक्टर था, इंडक्टर ऐसे काम करेगा जैसे ओपन सर्किट है। किसकी तरीका, ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट की तरह ये काम करेगा तो मैं कहूंगा कि इधर करंट जाएगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस सिर्फ कितना बचा, ये और ये। तो ये कैसा है, सीरीज में। तो 3 और 2 5, तो 10 बटे 5 कितना आंसर आ गया, 2 एम्पियर। अगर मैंने कहा कि अब लॉन्ग टाइम बाद ये किसकी तरह काम करता है, बायर की तरह काम करेगा। तो बेटा देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल का कितना आया 15 बटे 8। अब इन दोनों को हटा के 15 बटे 8 लगा दिया, तो 15 बटे 8 और ये 2 कैसे हो गए, सीरीज में। क्या आया 31 बटे 8। करंट क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। तो V क्या है 10, R क्या हो गया 31 और बटे 8। ये आंसर आ गया। सही है। इसकी तरीका एक दो क्वेश्चन इसके और कराता हूं मैं, कोई भी इंडक्टर आ जाएगा तब। फाइंड करना था करंट, जस्ट क्लोज द की। जैसे ही की को क्या किया गया, क्लोज किया गया। और ये पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत टेंशन में रहता है, क्यों? घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं पढ़ने के लिए?
जबरदस्ती नहीं है इसमें, तो बोलता काहे नहीं है? इतना सीधा तो मैं अपने टाइम में नहीं था। ये उम्र है तुम लोगों की अभी, सही है ना? हाँ, जब मेरा टाइम था एजुकेशन पढ़ने का टाइम, तो अपने पढ़ने के टाइम में मैं पूरी इंडिया घूम लिया था, लेके नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जैसलमेर, सब जगह घूम लिया, सब जगह। और जब से पैसा कमाना, जिस दिन से तुम स्टार्ट कर दोगे, ध्यान रखना इस बात को, जब तुम कभी पैसा कमाओगे तो पता चलेगा, जिस दिन से तुमने पैसा कमाना बंद स्टार्ट कर दिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में नरक स्टार्ट हो। फिर बस इधर उधर पैसा दिखेगा, और एक बार पैसा कमाना तुमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे नहीं है। स्टेबिलिटी कुछ है, काहे स्टेबिलिटी? मुझे लगता है, मुझे जो लगता है कि एक बंदा रहता है ना, पैसा कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैप्पीनेस, कि तुम अपनी जिंदगी में कितने खुश हो। पैसे की तो किसी कमी नहीं, पैसे तो दुनिया के पास बहुत है, मेन चीज है तुम खुश रहो, बस अपने आप से खुश रहो, ठीक है। एक अगर तुम देखो, एक साधु है वो ज्यादा खुश है तुमसे, ये गरीब आदमी ज्यादा खुश है, पैसे वाला बेचारा परेशान है, तो उस पैसे वाले को कोई फायदा नहीं जिंदगी जीने का, भाई थोड़ी देर बाद तो निकल जाएगा ऊपर, मतलब ये काली जिंदगी जी रहा है। तो इसलिए जिंदगी में जो है उससे खुश रहो, बस हैप्पी रहो, मस्त कट रही है अपनी जिंदगी का आराम से। टेंशन इतना गई, टेंशन लो और जल्दी हार्ट अटैक से मरोगे, बहुत मरना है हार्ट अटैक से। तो देखो ना, कोई जवान, तुम जितने देखो, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तुम्हें पता चलेगा कैसे मर गए, बोले हार्ट अटैक से मर गए, फिर हार्ट अटैक से मर गए। तुम क्यों हो रहा है हार्ट अटैक भाई? तुम तो इतने सफल इंसान हो, तुम हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? और तुम देखो गरीब आदमी जो बेचारा बस सुबह जाएगा, बोले गन्ना झीलने जा रहे हैं आराम से, उधर से गन्ना झील के लाओ, तो अगौड़ा ला रहे हो और खा रहे हो खुद हाथन से, और भैंस से डाल रहे हो और कह रहे हो लाओ भैया है कहाँ के, उसे कभी हार्ट अटैक ही नहीं होता है, मस्त आराम। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस, कि आप लोग खुश रहो, बस खुश रहो। अब मौर्य बेचारा परेशान इसलिए है क्योंकि जब से मौर्य के पैसा आया है, तेरे अकाउंट में कितने करोड़ पड़े हैं? पता ही नहीं है इतने पड़े हैं। नहीं, इसके घर में सही में, इसके घर में इनकम टैक्स ना पड़ते, मुझे पता नहीं चलता, इसके इनकम टैक्स के वो नहीं पड़ते रेट ना, इसके इसलिए इसके घर वाले सबके अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, एक ढाई देते निकाल लें। तो जब से इस बेचारे पैसा है तो उससे टेंशन हो गई, और हकीकत बात है ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए गरीब चलो बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा सर, ऐसा है, मैं बात करूं, मुझे बताओ बेटा, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, जैसे जस्ट क्लोज किया, क्या किया? जस्ट क्लोज, बताओ करंट कितना होगा? जस्ट क्लोज किया, जस्ट क्लोज किया, तो जस्ट क्लोज करूंगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह? अरे हेनरी ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो इसमें करंट कितना रहेगा? अरे ओपन सर्किट में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। पहले कोई करंट, क्यों करंट फ्लो नहीं होगा? अरे ये बैटरी तो करंट निकालेगी, लेकिन ये शराबी क्या बोलेगा? अभी ये शराबी नहीं है, अभी सुधरा हुआ है, अभी कैसा है? सुधरा हुआ है। ये यहाँ से ये इसे ऑफर कर रहा है करंट, ये कह रहा नहीं भाई मैं करंट को क्या कर रहा हूँ? अपोज कर रहा हूँ। अगर ये करंट को अपोज करेगा तो करंट को इस साइड से इस साइड जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो। लेकिन अगर मैं कहूँ लॉन्ग टाइम बाद, लॉन्ग टाइम में ये क्या हो जाएगा? आधी, और आधी से क्या हो जाएगा? शराबी हो जाएगा। अगर ये शराबी हो जाएगा तो किसकी तरह काम करेगा? वायर की तरह काम करेगा। और ये वायर की तरह काम करेगा तो 3 और 2 5, तो I बराबर 5/5
5। क्या आंसर आया? 1 एम्पीयर। अब आया 1 एम्पीयर आंसर। समझ आ रहा है? अब आंसर क्या आया? 1 एम्पीयर। क्या आया? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर आंसर आया। इसमें बताओ, ये सर्किट है मेरे पास, 2 ओम 3 ओम, 3 ओम 2 ओम। इसमें बताओ जैसे ही क्लोज करूंगा कितना करंट फ्लो होगा? जैसे ही क्लोज करूंगा, जैसे ही क्लोज करूंगा ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सारा करंट यहां से ऐसे जाएगा। तो सर जी अगर ये 10 है, ये वोल्ट कितना है? 10। तो I बराबर 10 बटे 3 और 2 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर। कितना करंट आएगा यहाँ पर? 2 एम्पीयर। अब देखो अगर बेटा लॉन्ग टाइम हो गया, क्या हो गया? लॉन्ग टाइम का मतलब होगा बहुत ज्यादा समय। अगर लॉन्ग टाइम हो जाएगा, एक बात सोचो, लॉन्ग टाइम हो जाएगा बेटा, करंट किधर जाने की कोशिश करता है? जिधर रेजिस्टेंस कम हो। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा करंट उधर ही तो जाएगा। और सर रेजिस्टेंस देखो, क्या मुझे बताओ, क्या करंट इधर जाने की कोशिश करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं जाएगा करंट इधर? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, इधर क्या है? तो करंट उधर क्यों जाएगा जिधर रेजिस्टेंस है? तो करंट उधर जाएगा ही नहीं जिधर रेजिस्टेंस है। तो करंट किधर जाएगा? सारा की सारा फिर से इधर ही जाएगा। ठीक है, इधर कभी करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट क्यों फ्लो नहीं होगा इधर? क्योंकि करंट हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है। अब मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस देखो, अगर तुम इधर इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर तुम इस रास्ते से जाओगे क्या तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा? तो करंट किधर जाने की कोशिश करेगा? जिधर रेजिस्टेंस ना हो। तो करंट इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा? 2। बोथ कंडीशंस करंट फ्लो होगा 2 एम्पीयर। सही है, दोनों कंडीशन में 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ कितना करंट फ्लो होगा, अपन लोगों को पता ही नहीं है ना। करंट हमेशा उधर जाने की कोशिश करता है जिधर रेजिस्टेंस क्या होते हैं? कम होते हैं। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें इससे पहले बताया था, मान लो मेरा यहां से करंट गया, ठीक है, ऐसे इधर है 2 ओम और इधर है, बताओ कौन सी शाखा में करंट ज्यादा फ्लो होगा? 2 वाली में, 3 वाली में? 2 वाली। क्यों? इधर रेजिस्टेंस कम है तो इधर ही तो फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं यहां कोई रेजिस्टेंस ही ना रखूं तो मुझे बताओ, यहां रेजिस्टेंस है? नहीं। यहां रेजिस्टेंस है, तो क्या करंट इधर जाने की कोशिश करेगा? नहीं। सारा की सारा करंट कहां चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा, इधर जाएगा नहीं। इधर ध्यान रखना, अगर ऐसे कभी वायर आ जाए, एक इधर खाली वायर है, इधर रेजिस्टेंस है, तो सारा करंट इधर से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। इसी प्रकार से इसमें सर एक खाली वायर है तो सारा करंट इधर से जाएगा, ना कि इधर से जाएगा। इधर जाएगा ही नहीं, उधर करंट ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मेरे पास में इंडक्टर था, जैसे ही तुम बंद करोगे उसी समय इंडक्टर कैसे काम करेगा? जैसे ही बंद करोगे सर्किट को तो इंडक्टर कैसे काम करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरीका? ओपन सर्किट की तरीका। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की तरीका, शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हो। शॉर्ट सर्किट में करंट 0 होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर तुम लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम, तो इंडक्टर कैसे काम करेगा? जस्ट वायर की तरह काम करेगा। ठीक है, वहां से इंडक्टर हट जाएगा, वहां से इंडक्टर हट जाएगा। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इससे पहले कहीं नाम सुना है तुमने? फेसबुक पे नहीं होता है म्यूचुअल फ्रेंड? होता नहीं होता है? हाँ वो है म्यूचुअल फंड। अच्छा, ऐसे कुछ होता है। देखो एक बात समझो बेटा, पहले इसको समझो, म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? अच्छा चीज है, सबसे पहले इसको समझो। सर ऐसा है, सबसे पहले मैंने 2 चीजें ली, एक ये स्प्रिंग लिया और एक ये स्प्रिंग लिया। ठीक है,
तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में अगर तुम करंट फ्लो कर दो तो वो किसकी तरह काम करता है? सोलेनॉइड। किसकी तरह काम करता है? अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में अगर मैं करंट फ्लो कर दूं तो वो किसकी तरह काम करेगा? सोलेनॉइड। ठीक है, मैंने दो चीजें ली। एक स्प्रिंग को तो मैंने बैटरी से जोड़ दिया और एक स्प्रिंग को मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है डिफ्लेक्शन, अरे करंट को मेजरमेंट करने का। अब तुम मुझे बताना, तुम सब लोग बताओ मुझे। अभी ये की ओपन है, अभी की क्या है? इसमें से करंट कितना जा रहा होगा? 0। अगर की ओपन है तो कोई करंट नहीं जा रहा है। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? नहीं होंगी। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? नहीं होंगी। ना इसमें होंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी? 0। जैसे ही मैंने इसे बंद किया, जैसे ही की को क्या किया, इससे करंट निकलेगा। अब जब करंट इससे निकलेगा, करंट निकलेगा, ठीक है, तो इधर बन गया मान लो नॉर्थ पोल और इधर बन गया भाई करंट निकलेगा तो एक नॉर्थ पोल और एक, तो इसमें से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकल के ऐसे जाके ऐसी तो आएंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी तो इससे भी पास होंगी। पहले इससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0। और जैसे ही तुमने बंद किया अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई कि नहीं हुई? और तुम्हें पता है अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ईएमएफ। और ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो तुरंत ही इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? सही है। करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? अब जरा सोचो, अब सर मान लो ये बंद ही है, ये चीज बंद है, तो इससे करंट फ्लो हो रहा होगा। जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो इससे हो रहा है करंट फ्लो। अगर इससे करंट फ्लो हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। क्या मुझे बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है? नहीं हो रही। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज तो पल्ले नहीं पड़ा। एक बार सोचो, एक बार जरा सोचो कि सर ऐसा है मेरे पास में ऐसा एक पाइप ऐसा है, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप और है, ये हो गया 2 पाइप, ठीक है। अभी इसमें मैंने मान लिया मैंने पाइप नहीं डाला है, कोई पानी फ्लो नहीं हो रहा है, कोई पानी फ्लो। जैसे ही मैंने इसे बंद किया, ठीक है, बंद किया, जैसे ही बटन बंद किया पानी फ्लो होने लगा। तो पहले पानी कितना फ्लो हो रहा था? 0। और अब जितना इससे हो रहा है उतना ही, यानी कि पानी फ्लो इससे भी हो रहा है और इसी प्रकार से इससे क्या पास हो रही है? मैग्नेटिक। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया? अब देखो, अब ये बटन बंद ही है, तो अब जितना इससे पास हो रहा है उतना ही, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है? नहीं हो रही है ना। और चेंज नहीं होंगी तो इसमें फिर से करंट कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जरूर, लेकिन चेंज नहीं हो रही है तो इसमें करंट कितना है? 0 है। अब जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, फिर से क्या किया? ओपन। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो पहले इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी और ओपन किया, फिर क्या हो गई? 0। तो फिर से चेंज हुई, फिर से क्या हुई? तो फिर से इसमें क्या फ्लो हुआ? करंट। तो फिर से इसमें करंट फ्लो होगा। अब जरा समझो, ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, गैल्वेनोमीटर की ये सुई है, ठीक है, ये सुई है गैल्वेनोमीटर की जो 0 पर है। किस पर है? 0 पर। अभी 0 पर है, अभी क्या है? ये खुला हुआ है तो ये 0 पर है, इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास। जैसे ही इसे बंद किया तुरंत इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, इससे भी। और पहले 0 से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? चेंज हुई। इसने तुरंत ही, जैसे ही चेंज हुई तुरंत क्या दिखाया? करंट। देखो पहले 0 था, 0 से क्या दिखाया? करंट दिखा दिया। और तुरंत ही फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है, तो पहले 0 दिखाया करंट, फिर से क्या हो गया? 0। फिर से 0 क्या हो गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही।
फिर जब मैंने इसे ओपन किया तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले थी अब क्या हो गई 0। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई डिक्रीज। तो अब करंट इधर ना होके क्या दिखाएगा इधर, और वापस फिर से क्या हो जाएगा 0। या तो बस खाली इतना समझो कि सर जी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने की वजह से इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सही है। अब देखो यहां पर मेरे पास कितनी कॉइल्स थी, 2 कॉइल्स थी। कितनी कॉइल्स थी मेरे पास, कितनी कॉइल्स थी, 2। अगर मेरे पास में 2 कॉइल्स थी, जो मेरे पास में पहली कॉइल्स थी ऐसी और दूसरी कॉइल्स थी, बेटा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इस करंट के कारण हो रही हैं। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसी के कारण हो रही है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कितने मान लिए, N2, और इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या मान लिया, phi B2। ठीक है, तो मैंने कहा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होंगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। उतना ज्यादा, जितना करंट ज्यादा करोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कम पास होगी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन था ना, तो यहां पर क्या आता है, इधर आएगा, सॉरी इधर आता है M। क्या आता है, M बराबर N2 phi B2। तो अगर मैं यहां से M की वैल्यू निकालूं तो N2 phi B2 अपॉन, ये म्यूचुअल इंडक्शन का क्या हो गया, फार्मूला। सर सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला क्या था, N phi अपॉन I, N phi अपॉन म्यूचुअल, L बराबर था ना N phi अपॉन I। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या है, N2 phi B2 अपॉन I, N2 phi B2 अपॉन I। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो जाएगा सर, म्यूचुअल इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्शन का। जैसे तुम्हारा N का फार्मूला था, उसी प्रकार से अगर मैं EMF का फार्मूला लूं तो E बराबर हो जाएगा DI ओवर DT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M DI ओवर DT। बेटा सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, E बराबर माइनस L DI ओवर DT, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस N DI ओवर DT। ठीक है, तो अगर M की बार फार्मूला निकालेंगे तो M का आ जाएगा M बराबर मॉड माइनस E2 DI1 ओवर DT। ठीक है, DI1 ओवर ये हो जाता है। ये किसका था, म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, पीडीएफ दे दिया, आराम से नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको बस एक बार देख लो। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा कम पढ़ने पड़ता है। एक चीज देखो, मेरे पास में 2 कॉइल हैं, जरा समझना। मेरे पास 2 कॉइल हैं, एक कॉइल है मेरे पास में ये, और एक कॉइल है इसके अंदर। सही है, ऊपर वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है I। कितना करंट फ्लो हो रहा है, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r, बड़े वाले की कैपिटल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1। ठीक है, ऊपर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स N2, अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स। अब जरा मुझे बताओ सर, मुझे म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, मुझे कोई मतलब नहीं। सर म्यूचुअल इंडक्शन का जो फार्मूला होता है M बराबर N2 phi B2 अपॉन, यही तो होता है। देखो म्यूचुअल इंडक्शन का, अब मुझे देखो अंदर वाले में तो मुझे टर्न N1 पता है, कितने पता है, N1। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले के कारण जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है
वो निकाल लो। तो किसी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? किसी भी कॉइल के कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन अगर ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स n2 है तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n2i अपॉन 2। सर अगर मैं फाई की वैल्यू बात करूं, फाई बराबर क्या होता है? वैसे तो फाई का फार्मूला होता है b इंटू एस, लेकिन यदि अंदर देखो, अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n1, तो n1 b2 इंटू एस। तो n1 ऐसे ही ये वैल्यू रख दी b2 की, b2 ठीक है, b2 की सब ये पूरी वैल्यू s कितना हो गया? अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको देखो कंपेयर करूं फाई बराबर एम आई से, यहां पर क्या है? एम आई, तो इसमें m की वैल्यू मेरी कितनी आई? i को छोड़ दो, इस i को छोड़ दो, बाकी सब क्या है? m है। क्या है? म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो सर इसमें क्या याद रखें? क्या ये फार्मूला पूरा याद करना पड़ेगा? नहीं, तो मेरे सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन में इतना याद रखना है। सर जब मेरा सेल्फ इंडक्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? n स्क्वायर। जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n1 इंटू n2। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n1 इंटू n2 के। ठीक है, और जो सेल्फ इंडक्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? l स्क्वायर के। किसके था? l स्क्वायर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n1 इंटू n2। सही है? ये सब आराम से कर लेना, मैंने कॉपी भेज दी है तुम लोगों को। इसी प्रकार से एक सोलेनोइड है। अब सर देखो ये कैसा सोलेनोइड है? सोलेनोइड क्या होता है? एक बड़ा सा स्प्रिंग और उस बड़े से स्प्रिंग के अंदर एक छोटा स्प्रिंग रख दो। बड़े से स्प्रिंग के अंदर एक छोटा स्प्रिंग रख दो तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? सोलेनोइड बन जाएगा। ठीक है, बड़ा सा स्प्रिंग के अंदर अगर छोटा स्प्रिंग, अब देखो जो बड़ा स्प्रिंग है उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। जो बड़ा स्प्रिंग है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो उसके कारण छोटे वाले पर भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, जहां n1 क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा कैपिटल N1 अपॉन L। उठा के अगर मैं फाई की वैल्यू लगाऊं, फाई बराबर देखो, फाई बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? n2 b इंटू एस, वो b1। तो n2 देखो बेटा, अगर मैं यहां से जैसे मान लो n2 क्या होगा? कैपिटल N2 अपॉन L, तो n2 बराबर n2 इंटू L। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या रख दिया? n2 की वैल्यू रख दी। किसकी वैल्यू रख दी? n2 की। ठीक है, तो यहां पर भी देखो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला क्या आया? n1 इंटू, सही है। म्यूचुअल इंडक्शन इससे पहले भी n1 इंटू n2 था और इसमें भी n1 इंटू n2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का इक्वल होता है। और सेल्फ इंडक्शन होता है वो किसके समानुपाती होता है? सेल्फ इंडक्शन जो समानुपाती होता है वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसमें भी है। इसमें भी क्या है? n1 इंटू n2, n1 इंटू n2। ठीक है, हाँ, ये ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलो अब मैं इसे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताऊंगा तुम्हें। देखो पानी पियो। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग
जा हाँ चलो अब हम लोग बात करते हैं अगर इस पर बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है मैंने मेरे इंडक्टर दो प्रकार से जुड़े हुए हैं एक प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ है मान लो मेरे पास एक ऐसे जुड़ा हुआ है ये कैसे जुड़ा हुआ है देखो ये एक स्प्रिंग होता है ना एक ऐसे स्प्रिंग अगर जुड़ा हुआ होगा ठीक है मतलब एक स्प्रिंग रखा हुआ है और उसके अंदर दूसरा स्प्रिंग रखा हुआ है उसके अंदर दूसरा स्प्रिंग रखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम ऐसे रखा हुआ है तो वहां पर k की वैल्यू क्या होगी 1 लेकिन एक स्प्रिंग ऐसे है और दूसरा स्प्रिंग इस प्रकार से है तो दोनों के बीच में जो k की वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी और 1 से क्या होगी कम लेकिन अगर एक स्प्रिंग ऐसे है मतलब स्प्रिंग मतलब इंडक्टर ठीक है एक इंडक्टर ऐसे है एक इंडक्टर ऐसे है तो उनके बीच में जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी अब देखो k का जो फार्मूला होता है वो होता है k का फार्मूला वो होता है m बटे अंडर रूट L1 इंटू L2 L1 L2 क्या है इंडक्टेंस m क्या है म्यूचुअल इंडक्टर m क्या है अब देखो अगर k की वैल्यू 0 k की वैल्यू 0 कब होगी k की वैल्यू 0 का मतलब है कि जब तुम्हारे दो इंडक्टर ऐसे रखे हुए यानी कि एक स्प्रिंग ऐसे हो एक स्प्रिंग ऐसे अलग अलग अपोजिट साइड में रखे हो तो वहां पर k की वैल्यू 0 k की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 अगर 0 की इससे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 0 चलो ठीक है सर अब मुझे बताओ अगर वो दोनों ऐसे रखे हुए हैं तो k की वैल्यू क्या होती है 1 तो k की वैल्यू 1 यानी कि m किसके बराबर है अंडर रूट L1 L2 के अंडर रूट L1 L2 के लेकिन यदि वो दोनों ऐसे रखे हुए हैं इस प्रकार से तो 1 से कम और 0 से ज्यादा तो अगर समझो तो इसका मतलब है ये वैल्यू m से हमेशा क्या होगी ये वैल्यू m से हमेशा क्या होगी ये वैल्यू m से हमेशा क्या होगी देखो अगर यहां पर 0.5 आ जाए 0.5 का मतलब क्या है 0.5 कब आएगा जब m क्या होगा छोटा होगा और ये क्या होगा बड़ा भाई नीचे बड़े से ज्यादा भाग करोगे तभी तो कम आएगा 1 से तो उस कंडीशन पे अंडर रूट L1 L2 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और m क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है ये कपलिंग होती है ठीक है ये रह लो कॉम्बिनेशन छोड़ो कॉम्बिनेशन हमारे कोर्स से नहीं निकल ठीक है सोलेनॉइड ठीक तो अगर मैं तुमसे कहा बच्चों अगर मैं तुमसे कहा बताओ जो सोलेनॉइड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा सोलेनॉइड किसके प्रोपोर्शनल जो L है वो N1 N2 के L किसके प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर ठीक है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा
चलो ये सब कर लिया। टेस्ट में तुम्हारा मैग्नेटिज्म आ रहा है ना बच्चों? मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सारे फार्मूलाज याद कर लिए उसके? सारे फार्मूला याद कर लिए? पेपर आएगा तो पेपर अच्छा होगा आपकी, ठीक है? आपकी जो पेपर आएगा तुम्हारा वो अच्छा पेपर होगा। इसके फार्मूला बताओ। अभी कौन सा चल रहा था मेरा चैप्टर कौन सा चल रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक क्वेश्चन ये बताना, मेरे पास अगर ऐसी कोई कॉइल है और ये इधर जा रहा है, तो बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन, इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? दिख रहा है किधर जा रहा है? है क्या? ये करंट है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और ये वाला जो वायरिंग लूप है वो इधर जा रहा है, तो इस वाले वायर में करंट किधर फ्लो, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी बताओ?
इस वाले में ऊपर जाएगा करंट। एंटी क्लॉकवाइज दो ही चीज होगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा। यस सर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों लोग। जैसे मैंने कहा इसमें करंट कहाँ है, ऊपर की। सर अगर इसमें करंट ऊपर की ओर है और मैंने तुमसे पूछा, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है इस डायरेक्शन में करंट कहाँ होगा, अपवर्ड। अब ये कहाँ जा रहा है, बाहर। अब ये दूर जाएगा तो इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो करंट जो फ्लो होगा वो करंट इसी की डायरेक्शन में होगा जिधर इधर है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होती तो इसके क्या होता, अपोजिट। अब इसके तरफ होगा, इसका मतलब इधर नॉर्थ और उधर, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। और इधर नॉर्थ तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यही बोला था आपने। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे। अरे रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद फोन, ठीक है। तो खींचो। ये अभी पीडीएफ डाली थी, वो आएगी इसमें। खींच लो। चलो बेटा देखो, ये चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। अभी इसके अगले एक चैप्टर और है, वो मैं करवा दूंगा। ये चैप्टर मैंने सोचा कि आज मैं सोचूंगा कि आज कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। बहुत सरल चैप्टर है, 2 क्वेश्चन 100% आने का, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में इसके 8 लेक्चर दे रखे हैं, ठीक, लेकिन ये है एक लेक्चर की भी औकात नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करें, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो हाँ, हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट की। इसी को बना रहा था मैं, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करो, यहीं के यही याद करने की कोशिश करेंगे। बेटा एक बात बताओ मुझे, एक बार जरा सोचो। सर अगर मैं करंट की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ मेरे पास एक वायर है, तो वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा, वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा। सिंपल सी बात है सर, अगर मेरे पास में कोई वायर है तो वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन मेरे पास में बच्चों 2 प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। लिखो कुछ मत, सब इसमें लिखा हुआ है। एक प्लेट ये, एक प्लेट, मेरे पास 2 प्लेट है। मैंने क्या किया, इस प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया। ध्यान करो, प्लेट को किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अगर मैंने प्लेट को बैटरी से जोड़ दिया तो यहां पर देखो, अगर ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये कौन सा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जब यहां देखा तो उसने कहा यार यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है,
यहां मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण यहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने जब यहां चेक किया तो उनको यहां भी मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो उन्होंने कहा यहां मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया? मैंने तो कल तुमसे क्वेश्चन पूछा था, तुम सबने आंसर दिया था। मैंने कहा अगर मेरे पास में कोई चार्ज मूव करेगा तो उस चार्ज मूव करने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पर उसे कुछ ना कुछ क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड मिला। इसलिए उसने कहा इसका मतलब है इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेस। यहां से गया, ऐसे उठा उठा के डाला जा रहा है। तो इन्होंने उस करंट को क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? तो ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। फिर से देखो, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट टू टाइम। ठीक है, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? किन्हीं तो कैपेसिटर होंगे, ठीक है, या कोई तो प्लेट के बीच में अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो इसके बीच में जो करंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है डी फाई ई ओवर dt। उसके बाद देखो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रूव हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये सर मैंने कहा, जैसे मैंने बेटा एक प्लेट ये ले ली और एक प्लेट ये ले ली। तुम्हें पता है दो प्लेटें हैं मेरे पास, क्योंकि देखो इसको किससे जोड़ा है? नेगेटिव से, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो इधर वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, इधर वाली प्लेट क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, तो मेरा जो करंट होगा वो हमेशा कहां से जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसके अंदर ये मैंने इसके अंदर जो एक मैंने एरिया लिया उसे क्या मान लिया? A1। अब देखो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तुम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से किधर जाती हैं? नेगेटिव की तरफ। तो इधर क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम्हें एक और पता था सर, मैंने कहा था अगर कोई प्लेट है, अगर कोई मेरे पास में सिंगल सीट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? Q अपॉन A। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सर ये याद करना, ये कुछ नहीं याद करना है, याद नहीं करना ये कुछ भी ना, कुछ देखना, खाली बता दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। तो E बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगले सर, हम लोग जानते हैं फाई बराबर E इंटू ds होता है। अब यहाँ ds ना होके एरिया कितना है? A। अगर एरिया A है, E की जगह क्या आया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। A से A कट गया तो फाई बराबर क्या आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन। सर I बराबर क्या होता है? dq ओवर dt। I बराबर dq ओवर dt। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो d फाई ओवर dt 1/एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही dq अपॉन dt को मैंने क्या लिख दिया? I। क्या लिख दिया? I। तो मेरा यहां से dq अपॉन dt ऐसे रहने दिया, इसे इधर ले गया और इसको मैंने क्या, कौन सा करंट बोला बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो मेरा है, बस तुम्हें ये याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया वो आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना है इसमें कि अगर देखो दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है बेटा कंडक्शन करंट जिसे बोलते हैं IC, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट जिसे बोलते हैं IT। कंडक्शन करंट कहां होगा? अगर कोई वायर है, ये मेरे पास वायर है और वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट, तो इसे कौन सा करंट बोलेंगे? कंडक्शन करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। अगर जहां पर कोई वायर नहीं है,
कोई भी वायर नहीं है और चार्ज उठा उठा के फेंका जा रहा है, तो वहां पर कौन सा करंट होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। मुझे बताओ इस कंडीशन पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा? कंडक्शन करंट। और यहाँ कंडक्शन करंट नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां कंडक्शन करंट नहीं होगा, जहां कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। तो मुझे सिर्फ जो याद करना है वो सिर्फ ये याद करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी। बात खत्म, ठीक है? बस मुझे इतना याद करना है। उसके बाद देखो, हाँ अब देखो, ये जैसे साइंटिस्ट थे जो, उन्होंने ये बोला, वो बोले कि सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो एक फार्मूला बनता है B डॉट dl। या तो तुम्हारा कंडक्शन करंट होगा या फिर तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर मैंने कहा कंडक्शन करंट तो ऐसे ही रहने दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह क्या रख दिया? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर dt। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई इसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, जहां डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। ठीक है, ये सिर्फ ये इक्वेशन याद करनी है, ये इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट जो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। बस इतना याद करना था इसको। ठीक है, ये अभी मैं याद कर दूंगा, अभी रुको तुम 2 मिनट रुको, बस 5 मिनट रुको, अभी सब याद हो जाएगा। एक आता है बेटा गॉस लॉ। ठीक है, ये 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन तुमको याद करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें तरीका बताऊं देखो याद करने का, ये आपका काम भूल जाते हैं, पहले मैं बताया। देखो सबसे पहले ये है, यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? गॉस। यहां पर क्या लिखा हुआ है? गॉस। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि मुझे क्लियरली नहीं पता है, आप लोग भी बताओ। मोमडन लोगों में, मुस्लिम कम्युनिटी में एक होता है गॉस। गॉस कौन होते हैं? जैसे हमसे कोई पूछे ब्रह्मा कौन होते हैं, हम बता देंगे ब्रह्मा कौन होते हैं। विष्णु कौन है, विष्णु बता देंगे। आप बताओ गॉस कौन है? कोई उपाधि है गॉस, या फिर कोई गॉड है गॉस, या फिर गॉड है या कोई नबी है? मतलब किस प्रकार से डिफाइन करेंगे आप गॉस को? नबी है। अच्छा, तो ये कहाँ के? इंडिया के नबी है कि सऊदी के नबी है? कहाँ के नबी हैं? बगदाद शरीफ के। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में एक वर्ड आता है, मैंने गानों में सुना है कई बार ये चीज। ठीक है, गाने कव्वाली में इसमें सुना है मैंने। गॉस एक चीज होती है। ठीक है, गॉस एक नबी है, गॉस एक नबी। तो आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? गॉस। ठीक है, सबसे पहले गॉस में क्या आता है बेटा? एस। तो जहां भी गॉस की इक्वेशन आई वहां पर हर जगह क्या आएगा? एस। समझ में आ गया? हर जगह क्या आएगा? एस। जहां भी गॉस आए वहां पर एस आएगा, ds। क्या होगा? अब एक बात समझो सर, जब मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट 12th किया था, तो सबसे पहले 12th में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था? फिर क्या पढ़ाया था? मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैंने क्या पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया? अब देखो यहां पर आया गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया E, और यहां होता गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो क्या होता? मैग्नेटिक में क्या होता है? B। क्या होता है बेटा? मैग्नेट को हम किससे नोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को B, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को E। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? गॉस है तो क्या होगा? ds। क्या होगा? ds, क्योंकि गॉस में क्या आ रहा है बेटा? ds आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो क्या आएगा? E। तो E डॉट ds बराबर Q अपॉन पहला। ठीक है, अभी मैं फिर से आऊंगा इस पर दोबारा। अब देखो तुम दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी क्या है? दूसरी है तुम्हारा, फिर से देखो क्या आ गया? गॉस का मतलब क्या हो गया? फिर से क्या आएगा? ds आ गया। अब यहां पर क्या है बेटा? मैग्नेटिज्म। इससे पहले क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो E था, मैग्नेटिज्म है तो क्या होगा? B। तो B डॉट ds बराबर 0। ये इसे हम लोग गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म या फिर क्या कहते हैं? मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। और वो वाली क्या थी? मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। मेरा इलेक्ट्रिक हो गया,
इलेक्ट्रिक के बाद क्या हो गया? मैग्नेटिक। अब देखो अगले बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो पहले क्या है? इलेक्ट्रो, बाद में क्या है? क्या इसमें गॉस है? अगर इसमें गॉस नहीं लिखा है, अगर इसमें गॉस नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां डीएस ना होके डीएल होगा। जहां गॉस है वहीं पर डीएस होगा और सब जगह क्या होगा? डीएल। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अब होगा डीएल। क्या होगा? डीएल। डीएल आ गया। इक्वेशन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो पहले इलेक्ट्रो तो ई डॉट डीएल, और बाद में कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक, तो माइनस डी फाइव ई ओवर। ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। अब अगर मैं आता हूं फोर्थ इक्वेशन पर, ठीक है, अब मैं आता हूं फोर्थ इक्वेशन पर। फोर्थ इक्वेशन जो मैंने अभी सॉल्व करवाई थी तुम्हें, क्या था? देखो, क्या इसमें भी कहीं गॉस लिखा हुआ है? नहीं, तो यहां पर क्या होगा? डीएल। तो बस B डॉट डीएल म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। ये क्या है? आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो एक बार बताओ, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन, और सबसे पहले कौन आएंगे? गॉस। पहले दो इक्वेशन में गॉस आएंगे। पहले इलेक्ट्रो पढ़ा था और कौन आएंगे सर? गॉस। गॉस का मतलब डीएस हो गया, बराबर क्यू अपॉन, ये क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ ऑफ, कौन सी इक्वेशन है मैक्सवेल की? पहली हो गई। अब दूसरी में आ जाओ, दूसरे में भी कौन आएंगी? गॉस। जैसे ही दूसरे में गॉस आ गए, अब क्या है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म है तो क्या आएगा बेटा? बी। क्या हो जाता है? जीरो हो गया। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया ई। और देखो, क्या इसमें गॉस है? नहीं, गॉस नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डीएल, बराबर मैग्नेटिज्म है तो डी फाइव बी ओवर। खत्म हो गया। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अब पूछा गया बताओ मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, तो बी ई तो हो गया। देखो ई बी, अब इसमें भी गॉस नहीं होते हैं, तो इसमें भी क्या रहेगा? डीएल। डीएल बराबर क्या रहता है? म्यू नॉट फिर आईसी प्लस आईडी, जहां आईडी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ओवर डी टी, लेकिन यहाँ ई है। देखो यहाँ बी है तो यहाँ ई है, यहाँ ई है तो यहाँ ये मैक्सवेल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन हो गई, चार इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब बताओ तुम बताओ बोलो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है? ई हाँ बराबर जीरो। बी डॉट डी एस बराबर, सर जी सेकंड पूछा तो गॉस तो आएंगे, फर्स्ट सेकंड में क्या आएंगे? गॉस। गॉस का मतलब क्या होगा? डीएस। पहले मैंने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रो, फिर क्या पढ़ा था? मैग्नेटिज्म, तो बी डॉट डी एस बराबर जीरो। पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रो। देखो सोचो, पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रो। गॉस तो ऊपर आएंगे, गॉस ऊपर आएंगे, तो क्यू अपॉन पहली हो गई। इलेक्ट्रो के बाद क्या पढ़ा है? मैग्नेटिज्म। गॉस तो ऊपर आएंगे ही। अब गॉस पहले और दूसरे में आएंगे, अब तीसरे और चौथे में नहीं आएंगे। अब तीसरे चौथे में नहीं आएंगे तो तीसरे में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? मैग्नेटिक, फिर क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया? ई डॉट डीएल बराबर माइनस डी फाइव ई ओवर डी टी। अब क्या आ गई? फोर्थ इक्वेशन, तो इसमें भी गॉस नहीं है तो इसमें भी बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल बराबर बोलो म्यू नॉट आईसी प्लस, ठीक है, चारों इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन में तुमसे नीचे तुमसे ऐसे कह देगा, बताओ मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है? नीचे चार ऑप्शन होंगे, सही बतानी है। सही है? सही बताने की सही कौन सी है? तुमसे ये कह देगा बताओ कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म की इक्वेशन तो तुम्हें बतानी है। तुमसे कह देगा ऐसे करके कि एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, जो कि लास्ट वाली इक्वेशन है, वो भी तुमको बतानी है, ठीक है, वो भी बतानी है। अगले तुमसे कह देगा कि बताओ
फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो तुम्हें बतानी है। तो ये चारों इक्वेशंस आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, चारों की चारों इक्वेशन। जब तक चारों इक्वेशन तुम लोगों को याद नहीं होंगी, मेरी बात समझ रहे हो, घर पे जाके एक बार लिखना और फिर समझ लेना। पहले इलेक्ट्रो पढ़ा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऊपर गॉस रहेंगे, ऊपर क्या रहेंगे, गॉस, फिर से ई और फिर से बी, ठीक है, इक्वेशन याद हो गई। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो हमेशा ए नाम से, वो वेव जिनकी स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है, बराबर, वो वेव जिनका वेग स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है, बराबर, क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से आती हैं, सूर्य से। कहां से आएंगी, कौन कौन सी होती हैं, गामा, रेडियो, एक्स, बाई होती नहीं है, गामा, एक्स, गामा, ठीक है, एक्स, गामा, ये सब क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव, अल्ट्रावायलेट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो एक बात सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक का मतलब है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब इनकी प्रॉपर्टी देखो, ये काम कैसे करती है बेटा, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जिधर ये चल रही हैं तीनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, अब सोचो, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या है, तो ये चलेंगी इधर, समझ में आ गया। अच्छा देखो खुद बताओ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और जिधर चलेंगी तीनों एक दूसरे से कैसे रहेंगी, लंबवत। कैसे, सर जी देखो मैं तुमसे कहा, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऊपर अप डाउन होते रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और चल रही हैं ऐसे, होगी लंबवत, तीनों क्या हो गए, लंबवत। जैसे मैं इधर चलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैं चलूं इधर, तो तीनों एक दूसरे से कैसे रहते हैं, लंबवत रहते हैं या परपेंडिकुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, हाँ, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द वेव व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये सब एक दूसरे से बेटा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। देखो ये लिखा हुआ है, कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है जो मैंने 3D से ढंग से बता नहीं पाया, ये 3D में ठीक से पता नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जरा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, ठीक है, ये ऐसे समझो सर, एक्स, वाई और, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसे, तो चलेगी ये जेड में, सही है। अब बताओ, एक तीन डायरेक्शन एक्स, वाई, जेड, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में और चल रही है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो चलेगी किधर, एक्स में, ठीक है। तो हाँ, एक दूसरे से सारे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, सारे एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, सर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सर, इक्वेशन क्या होगी, एक बात याद रखना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है, मैंने कहा इसके अंदर दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है E = E0 साइन, ध्यान रखना, ये भी साइन में और ये भी, दोनों साइन में होंगी, साइन में दोनों क्या होंगी, साइन, साइन kz - ओमेगा t, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B0 साइन kz - एक बात अपने दिमाग में याद कर लेना सर, ये वाली दोनों चीजें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की क्या रहेंगी, सेम, कतई से। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाए, हो ही नहीं सकता। अंदर जो ये है वही ये, कतई सेम होंगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो ये चल कहां रही है,
समझ आ रहा है कहाँ चल रही है? अगर मैं इस इक्वेशन को सर मैं ये कहूंगा लो ये इक्वेशन ऐसे नहीं होगी, ये इक्वेशन सर जी ऐसे होगी, ई जेड इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और चल कहाँ रही है? तो 100% मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? तो बाई बराबर बी नॉट, अंदर ये पूरा पूरा ये अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अंदर ये पूरा क्या रहेगा? सेम। समझ आ रहा है? अंदर ये पूरा सेम रहेगा। जहां ई नॉट क्या है? अरे सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, जहां बी नॉट क्या है? इसका एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ई नॉट किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और बी नॉट किसका एम्पलीट्यूड है? मैग्नेटिक फील्ड का। बी नॉट किसका एम्पलीट्यूड है? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं, जरा सोचना, मैंने आपको दो इक्वेशन दी, मैंने आपसे ये कहा bx बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैंने कहा ई बाई बराबर ई नॉट साइन। क्या ये इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है? बोलो सही है कि गलत? क्यों गलत है? क्योंकि सर जी मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में और चल भी एक्स में। ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या है? अगर तुम यहां जेड कर दो सर जी, क्या कर दो? अब सही है, क्योंकि चल कहां रहा है? एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब तो सही है ना। अब सही है। मुझे बताओ क्या अब सही है? नहीं, अब भी गलत है। अब भी क्या है? क्यों गलत है? क्योंकि सर जी यहाँ ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग। क्या हो गए? अब गलत हो गया, अब गलत है। अच्छा क्या अब सही है? अरे सर जी ये पहले बात नहीं कर लिख दिया, है तो सही ही है, तो जो अंदर लिखा है वही बाहर लिखा है तो सही। अच्छा क्या अब सही है? अब भी सही नहीं है। बात समझ आ रही है? जो यहां है वही यहां होना चाहिए, जो यहां अंदर जैसा है, यहां साइन है यहां कॉस, कोई नहीं। यहां पर भी क्या होगा? साइन ही होगा। यहां क्या होगा? साइन। तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही है, अदरवाइज ये क्या है? अदरवाइज ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी जेड हो गया, ये क्या हो गया? ई वाई। ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या है? इक्वेशन। समझ आ रही है? अच्छा सर जी मुझे बताओ, जो सूर्य से लाइट आ रही है उसकी स्पीड कितनी है? देखो ये लिखा हुआ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तुम सबको पता है, अरे पृथ्वी के पार कोई मीडियम है क्या? नहीं। अरे निर्वात नहीं है, क्या है? निर्वात है नहीं है। अरे पृथ्वी के बाहर क्या है? निर्वात का मतलब वैक्यूम। क्या है? तो इसे चलने के लिए डू नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम, इसे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा चीज, ये किस स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे नेचर की होती है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब हो गया बेटा, ऐसे जो वेव चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। जो वेव ऐसे चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल कौन चलता है? जो मैं बोल रहा हूं, साउंड। साउंड कैसी चलती है? लॉन्गिट्यूडिनल। स्प्रिंग कैसी चलती है? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, वाटर वेव कैसे चलती है? ट्रांसवर्स। तो ये कैसे चलती हैं? ट्रांसवर्स चलती हैं। दूसरी चीज है, ठीक है। हाँ म्यूचुअल, देखो भाई सर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिधर ये चल रही हैं सब एक दूसरे के कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं? अगली चीज, ये वेव ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी और ना ही डिफ्लेक्ट का मतलब है, डिफ्लेक्ट का मतलब है मुड़ जाना। ठीक है, मुड़ जाना। तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, ईएम वेव आर पोलराइज्ड।
सर ये पोलराइज्ड क्या होता है ये बता दो। ये हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सर पोलराइजेशन का मतलब ये होता है, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी ये तुम्हें, अभी ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, ठीक है। अभी तुम इस ट्यूबलाइट पर लाल कपड़ा बांध दो, लाल पन्नी, तो ये कैसी लाइट हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो लाइट क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। बात समझ आ रही है बेटा। देखो दो प्रकार के चश्मा होते हैं, एक बाहर दिख रहे हैं 99 वाले, 99 वाले होते हैं, अब जो बाहर बिक रहे हैं 99 रुपए वाले, हाँ ठीक है। और दूसरा चश्मा होता है वो 10,000 5,000 का आता है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, कंपनी का नहीं, वो पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं, उसमें हार्मफुल रेज होती है, उनको डिफ्लेक्ट करते हैं। अगर उनके काले चश्मे लगाओगे तो दुनिया तुमको काली नहीं दिखेगी, सही है। और ये तुम काले चश्मा लगा लोगे तो तुम्हें अपनी ही शक्ल काली दिखेगी, है ना। और लाल लगा दे तो लाल दिखेगी, हरा लगा दे तो पूरी दुनिया हरी हो जाएगी। तो पोलराइज, तो ये लाइट क्या होती है बेटा, पोलराइज्ड भी होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो ईएम वेव होती है, ये किसको कैरी करती है, एनर्जी को। और विश्वास ना हो तो गर्मियों में छत पे बैठ जाना 10 मिनट, पता चल जाएगा ईएम वेव में कितनी एनर्जी है ना। पसीना पसीना है, एनर्जी को भी करती है और किसको करती है बेटा, मोमेंटम को भी करती है, ठीक है। एनर्जी को भी करेगी और मोमेंटम को भी करेगी। दूसरा ईएम वेव बेटा प्रेशर भी डालती है और रेडिएशन भी डालती है, प्रेशर भी डालती है। और अब सर प्रेशर क्या होता है, हमें तो ईएम वेव का प्रेशर पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी पर बहुत प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कैसे, मुझे बताओ। अभी मैंने हाथ अपना ऐसा किया, प्रकाश की किरण आई, पड़ी और वापस हो गई। तो भाई जब आकर पड़ी है और वापस हुई है तो कुछ ना कुछ तो उसने प्रेशर डाला मेरी हाथ पर, ठीक है। तो ईएम वेव प्रेशर भी डालती है और प्रेशर भी डालती है, और क्या डालती है, रेडिएशन प्रेशर भी होता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है बेटा, ईएम वेव की वजह से ही हम दुनिया को देख पाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखो बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं, काहे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईएम वेव है, ठीक है। ईएम वेव जो दृश्य प्रकाश पड़ रहा है, जो विजिबल लाइट पड़ रही है, वो हमारे कहाँ पड़ रही है, आंखों पर। और उस आंखों पर पड़ने के बाद में जब वो फैल रही है तभी तो हम दुनिया देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ईएम वेव के माध्यम से, ईएम वेव के माध्यम से हम दुनिया को देख भी पाते हैं, दुनिया को देख भी पाते हैं। अच्छा, वैसे स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला क्या होता है, सी। देखो बेटा याद रखना, कई बार मैंने इससे पहले जब मैं डायमेंशन पढ़ा था तो मैंने बताया भी था, ठीक है। क्या बताया था कि सर C बराबर फार्मूला होता है E0 बटे B0, C बराबर E0 बटे B0, या फिर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो तुमसे नीट में क्या कहेगा, तुमसे नीट में कहेगा बताओ इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन पूछोगे तुम कहोगे हमें पता नहीं क्या है। तो बेटा ये क्या है, ये C है, ये क्या है, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर का क्या हो गया L, पर सेकंड का क्या हो गया T। तो ये ऊपर जाएगा तो LT माइनस, लो ये डायमेंशन होगी, सही है। लो अब तुमसे उसने ये पूछ लिया बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सर जी इधर देखो C बराबर क्या होता है, अरे यही तो होता है इसका, अच्छा सॉरी, इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा C स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है।
ठीक है, बताओ सर इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो सर देखो सी स्क्वायर होगी ना, सी की क्या होती है एल टी माइनस, इसका स्क्वायर कर दो तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, टी माइनस, अरे एल स्क्वायर टी माइनस। अब तुम बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो देखो सर जी ये क्या हो जाएगा, अरे 1/c, 1/, और c की क्या होती है एल टी माइनस, तो l माइनस 1 और t, l माइनस 1 और ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, तो स्पीड ऑफ जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो c बराबर ये फार्मूला होता है। और अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में बेटा म्यू और क्या हो जाता है म्यू नॉट, वो एप्सिलॉन नॉट। जहां म्यू मैंने पढ़ाया था क्या होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, सही है, ये हो जाएगा। और इसके कल बात करेंगे इसकी, ठीक है, कल खत्म कर देंगे इलेक्ट्रो वेव। मुझे याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप सब लोगों को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तैयारी करो अच्छे से, है ना, पेपर की।